कि कन्हैया? बिजनेस वाली? बिजनेस से पहले हम 12th के पेपर दे देते हैं ना, उसके बाद। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक करेक्टर पे थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों करेक्टर पे बात करने का मन कर रहा है आज। ठीक है, हाँ, अच्छा ज्यादा नहीं करूंगी, थोड़ी सी। ठीक है, करेक्टर, आई थिंक सबसे ज्यादा प्यार, सच्चा वाला प्यार किसके साथ होता है? शिद्दत वाला प्यार करेक्टर के साथ। सभी को अपने चरित्र बड़ा प्यारा होता है ना? हम प्यार भी कर ले, हमारी गर्लफ्रेंड भी हो, हमारा बॉयफ्रेंड भी हो, हमारे आगे पीछे मसले भी हो, हम एक दो को कुट भी लें, पर हमारा करेक्टर खराब नहीं होना चाहिए। घर वाले भी कहते जो मर्जी कर, पर मेरे नाम पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मैं तो करेक्टर सभी को बड़ा प्यारा है। आई थिंक सबसे अगर रियल लव की बात करें तो सच्चा प्यार क्या है? हमारा चरित्र। तो ये चरित्र कैसे बनता है? कैसे बनता है? अगर हमने अपने करेक्टर को बिल्ड करना है तो कैसे बनेगा? अच्छे काम करके। मतलब करेक्टर बिल्ड कैसे होता है? अच्छे काम करके। इफ यू वांट टू बिल्ड योर करेक्टर, देन यू मस्ट एक्शन, देन यू मस्ट एक्शन, देन यू मस्ट एक्शन। अब आपका एक्शन डिसाइड करेगा, अच्छा एक्शन अच्छा करेक्टर, और बुरा एक्शन बुरा करेक्टर। ठीक है, पर उससे पहले हमें एक्शन करना पड़ेगा, याद रखना। और कुछ भी नहीं करने से पहले बेटर क्या है? कुछ भी नहीं करने से बेटर है कि कुछ ना कुछ करते रहना। ठीक है, बैठना नहीं है, करते रहो। चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड, आगे पीछे नहीं, जो गए हैं बाहर उनको जाने दो, क्योंकि उनको बाहर की दुनिया बड़ी पसंद है। ठीक है, हाँ, जिस इंसान को खुद का फिक्र नहीं है वो क्या करेक्टर बनाएगा? जिसको पता ही नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, वो करेक्टर बनाएगा? किताबें हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, 12th के पेपर बाद में हो जाएंगे, लेकिन एक छोटे से एक्शन से हमारा जो करेक्टर है वो खराब। ठीक है, और ये जो 12th के पेपर है ये सिर्फ आपका करेक्टर नहीं दिखाएगा, ये आपके पेरेंट्स का करेक्टर दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात की आपके टीचर्स का करेक्टर दिखेगा यहाँ पे, कि किस टीचर ने कितनी मेहनत की थी, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है। ये रिजल्ट जो है ये सब रिजल्ट नहीं होता। देखा जाए तो यहाँ पे 3 चीजों का करेक्टर दिख रहा है, 3 लोगों का, पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे का। और वो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होती है? बच्चे के हाथ में। डिसाइड कर लो, जिंदगी आपकी, पढ़ाई आपकी, माँ बाप आपके, टीचर्स आपके, आप खुद के। डिसाइड करो। चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। बात है 1947 की। कब की? 1947 की, जब देश आजाद हुआ। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आजाद हो गया। ठीक है, फिर देश ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन फुल बनके एनफोर्स हो गया। ठीक है, इन्फोर्समेंट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की, पूरी तरह से लागू हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फैब्रिक क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा था? कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जब बात डेमोक्रेटिक कंट्री की हो रही है, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री की जब बात हो रही है तो डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? अब ये मत बोलना कि मैम इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो छोटी क्लासेस में था, अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाओ। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एग्जिस्ट। ठीक है, जहां पे आपको क्या मिलेगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर बोलो। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया इज ए बिग डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए बिग कंट्री। 565 प्रिंसिपल स्टेट्स, बाद में 14 स्टेट्स, और 14 स्टेट्स को तोड़ के आज प्रेजेंट कितनी है? 28 स्टेट्स। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे है? स्विट्जरलैंड जैसे छोटे छोटे देशों में, जहां पे सिटीजन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इंडिया में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, ठीक है, पक्का देखते रहना बीच में। हाँ, अब क्या होता है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी होगी। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम जहां पे क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और जितने भी एमएलए एमपीज हैं वो कौन है, वो लोगों के सर्वेंट्स हैं, लोगों की आवाज है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज है। हमारी सिंगल पर्सन, सिंगल सिटीजन की आवाज कोई भी नहीं सुनेगा। वो कैसे सुनाई जाती है, बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी, इलेक्शन। ये चैलेंजेस भी आ रहे हैं, यही आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इलेक्शन। तो इलेक्शन करवानी है, तो जस्ट इमेजिन, जस्ट ऐसे सोचो कि मेरी इलेक्शन हो रही है और मैं अपनी इलेक्शन खुद ही करवा रही हूं, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? यही इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक यही है ना। तो अब एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इलेक्शन मैं खुद करवाऊंगी नहीं, इसके लिए बिल्कुल एक क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी। क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी क्या है हमारे देश में, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ, 1950, 1950 में। इसके बाद कौन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्यों आता है, क्लियर। अब मेरे को ये बताओ, एक ही पार्टी है, आपने आजादी से पहले एक ही पार्टी का नाम सुना, बाद में भी एक का ही नाम सुना, कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस। और कांग्रेस के कल मैंने आपको कल वाली क्लास में पूरा बताया था कि कौन कौन से रीजंस थे कांग्रेस क्यों डोमिनेट कर रही थी। थक जाएगा बता देना, ठीक है। कांग्रेस क्यों डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, जब हम किसी के गुलाम थे और वो हमारे लिए लड़े, तो आप उसको वोट नहीं दोगे? हाँ, इतनी खुदगर्जी तो होती है ना, कोई बंदा हमारे लिए लड़ा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस की क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी, कांग्रेस की लेगेसी, कांग्रेस की हर वो चीज इंडियंस के लिए उन्होंने काम किया। सो दैट्स व्हाई इंडियंस ने जब इलेक्शन हुई तो मैक्सिमम वोटिंग किसके फेवर में गई। यहीं से आपका एक लॉन्ग आंसर बनता है कि फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रही, कांग्रेस ने क्यों डोमिनेट किया। अगर बात करें हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो कितनी इलेक्शंस में कांग्रेस ने डोमिनेट किया, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुई, 1952। सेकंड वाली कब हुई, 57 में, 5 साल ऐड करो ना। और थर्ड 1962 में। ये 3 जो इलेक्शंस थी, यहां पे कांग्रेस ने क्या किया, डोमिनेट। तभी बार बार रिवीजन देखो, रिवीजन करना। एक बच्चा है अगर वो 25 क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, लेकिन उसने 4 बार रिवीजन की है, तो 25 into 4 100, ठीक है। 25 में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। वही चैप्टर में से ढंग से पढ़े हुए 25 क्वेश्चन आ रहे, उसको 4 बार रिवीजन किया, 100 क्वेश्चन। एक बच्चा 100 क्वेश्चन पढ़ के जाता है, लेकिन उसने एक बार पढ़े, रिवीजन एक बार भी नहीं की है, पेपर में जाके भूल जाएगा। तो कौन अच्छे मार्क्स लेगा, 25 वाला। लेकिन उसने क्या की, एफर्ट लगाया, इसलिए रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद जो 1967 में इलेक्शन हुई, इसको बोला जाता है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ये इलेक्शन में क्या था, इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या था, एक अर्थक्वेक था। क्यों, कांग्रेस के लिए बड़ी सारी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। इसलिए आपको पता भी है कि 60s के डिकेड को क्या बोलते हैं, डेंजरस डिकेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं थी, कांग्रेस जो थी वो बड़ी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, पर कांग्रेस सिस्टम करके बोला गया। रजनी कोठारी, मल्टीपल आता है, रजनी कोठारी नाम के एक सोशल साइंटिस्ट ने क्या बोला कि क्या सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस सिस्टम। कुछ लोगों ने नेहरू सिस्टम भी बोला, जस्ट एज अ सोशल साइंटिस्ट उन्होंने बोला नेहरू सिस्टम चल रहा है। जब नेहरू की डेथ हो गई तो देन की अब कौन चलाएगा, नेहरू के मतलब कि कांग्रेस को लोग कैसे देखते थे, कांग्रेस को लोग देखते थे नेहरू मतलब कांग्रेस, जैसे बीजेपी मतलब मोदी, ठीक है। लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, लोग लीडर्स को वोट नहीं देते, लोग किसको वोट देते हैं, मोदी को, ठीक है। और यही सेम चीज उस टाइम पे हिस्ट्री चल रही है भाई, देखा जाए ना। जैसे आपका लास्ट टॉपिक क्या है,
रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। जब उसका लास्ट पैराग्राफ आता है ना उस बुक का, वहां पे लिखा हुआ बीजेपी सिस्टम, वहां पे कंक्लूड किया ना जब उस बुक को, वहां पे यही लिखा हुआ है कि पहले कांग्रेस सिस्टम चल रहा था, अब क्या चल रहा है? 3 जनरल इलेक्शंस में उन्होंने डोमिनेट किया था, यहाँ पे भी 3 जनरल इलेक्शंस में इन्होंने डोमिनेट किया। जैसे कांग्रेस के खिलाफ अपोजिशन खड़ा हो गया था, यहाँ पे भी ऑल इंडिया अलायंस खड़ा हो गया था। आपको पता कल का क्या हुआ है? न्यूज नहीं देखते हो ना आप, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो। केजरीवाल छूट गया भाई, केजरीवाल सिसोदिया छूट गए वो लोग, हाँ ठीक है। तो उस टाइम पे और भी पार्टीज थी, और भी पार्टीज थी, ठीक है। वो पार्टीज कौन कौन सी थी, ये आपका टॉपिक है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। ये आपको शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू सब कुछ आना है यहां से। तो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी। इमरजेंसी मूवी देखना, पहले देखते तो जिन्होंने देखी है उनको पता है, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब वेलफेयर, जो बात कर रही है किसकी? सोशलिज्म की। सोशलिज्म कहां था? यूएसएसआर में, ठीक है। इंडिया का क्या है? मिक्स्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम भी है और मिक्स्ड है, मिक्स्ड मॉडल है, ठीक है। यही मिक्स्ड मॉडल आप 3rd चैप्टर में भी पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, अब अगर आप बात करो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, तो सोशलिस्ट पार्टी का ओरिजिन कब, कहां से हुआ है? इंडियन नेशनल। पहले सारी विचार, अलग अलग विचार, देखो बच्चे बातें नहीं, अपने काम पे फोकस करो। देखो पता क्या था, पहले सारे लोग इकट्ठे होकर ही लड़ रहे थे, क्योंकि एक ही दुश्मन था, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। तो सारी अलग अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे थे। जब अंग्रेज चले गए तो अपनी अपनी अलग अलग सोच वाले लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बनानी थी ना, तो वो लोग स्प्लिट हुआ, वो लोग निकले, अपनी अपनी पार्टी बना दी उन्होंने, ठीक है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसकी जड़ें कहां पे है? इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही है, ठीक है। फिर क्या होता है कि फर्स्ट टाइम 1934 में, कब? 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, मेरे साथ साथ बोलो, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य, देखो मैंने देख रही थी ना मैं कि सर प्लीज पॉलिटिकल साइंस का एक 1 शॉट दे दो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो, बच्चे बोल रहे हैं। यहाँ पे 1 शॉट नहीं, ऑफलाइन क्लास में आओ, मजे से एक एक टॉपिक का 1 शॉट लो भाई ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि मेरे साथ बोलते जाओ, यहाँ पे हिल के दिखाओ, सारी चीजें लिख भी रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का फायदा है, ठीक है। 1934 में देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आचार्य नरेंद्र देव वाला, ठीक है। तो सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। ये पार्टी बनी 1934 में, कब बनी? 1934 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेटर ऑन प्रॉपर जो है सोशलिस्ट पार्टी जो है वो बनती है प्रॉपर। अरे भाई 1947 में इंडिया आजाद हुआ, देखो कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। अब आप बोलोगे मैम पॉलिटिकल हब, तो पॉलिटिकल हब एक चीज, एक इसका ओरिजिन कहाँ है? पार्लियामेंट में है, ठीक है। वहां पे सोच चल पड़ी थी, फिर अभी आस्ता आस्ता चल रहा है। वैसे ही इसकी क्या है, 1934 में क्या हुआ है? इंडिया आजाद नहीं हुआ, अभी इंडिया आजाद नहीं हुआ है। 1934 में देखो, ऐसी तो चीजें याद रहेंगी। 1934 में ये पार्टी अपने बारे में सोच रही है, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव जी कह रहे हैं कि पार्टी तो बनेगी, क्योंकि उनको पता है कि अंग्रेज तो जाएंगे ही जाएंगे। और प्रॉपर इंडिया आजाद हुआ 1947 में, ठीक है। तो 48 में पार्टी बन गई, पार्टी बन गई, ठीक है। अब इसकी आइडियोलॉजी, विचारधारा अलग है ना कांग्रेस की, कांग्रेस सेकुलर है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी भी अपनी एक विचारधारा, डेमोक्रेटिक है, सोशलिज्म पे विश्वास करते हैं, और ये लोग कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। नेहरू जी कैपिटलिज्म को नहीं करते थे, ठीक है, वो दोनों को फेवर करते थे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब इंडिया की इकोनॉमी की बात हुई तो मिक्स्ड मॉडल रखा गया, तो वो कैपिटलिस्ट को भी कर रहे थे, क्योंकि प्रॉपर सोशलिज्म कहां से, मैंने देना कहां से? जब मेरी जेब खाली है, जब मेरी जेब खाली तो मैं दे सकती हूँ, तो मुझे कहीं से आना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मुझे देना भी है। इंडिया का तो सिस्टम था, कुछ ऊपर, कुछ मिडिल क्लास, कुछ बिल्कुल ही गरीब, और उससे भी गरीब थे। तो इन्होंने सोशलिज्म पे फोकस किया और क्रिटिसाइज किसको किया? कैपिटलिज्म को, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक ही दिन में तो चीजें बनती नहीं है, बड़ी सारी इसमें स्प्लिट्स भी हमें देखने को मिले। स्प्लिट्स क्या होते हैं? मतलब कि बड़ी बार ये पार्टी टूटी, बार बार टूटी, बार बार रीयूनियंस हुए, और फाइनली इसमें से बड़ी सारी पार्टीज भी निकली। बड़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी पार्टीज जो निकली हैं, किसमें से? सोशलिस्ट पार्टी में से। तो किसान मजदूर प्रजा सभा, किसान मजदूर प्रजा सभा और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त दल को याद करो, संयुक्त दल जैसे ऑल इंडिया अलायंस था ना इस बार बीजेपी के खिलाफ, वैसे ही कांग्रेस के खिलाफ जो था संयुक्त दल था। इमरजेंसी मूवी भूल गया फिर से, ठीक है। तो ये पार्टी जो है ये किसमें से निकली है? सोशलिस्ट पार्टी में से, ठीक है। अब कौन कौन से लीडर थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का रोल किसने किया था? अनुपम खेर ने, है ना। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, ठीक है, अशोक मेहता, एक मेहता कमेटी का नाम सुना होगा एजुकेशन में आपने, अशोक मेहता, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट मेहता कमेटी, ठीक है। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, और राम मनोहर लोहिया, सबसे बड़ा सोशलिस्ट बंदा था ये राम मनोहर लोहिया। एक नया वर्ड दिया था, नॉन कांग्रेसिज्म, फिर बाद में बोलोगे मैम ये मल्टीपल आया था, नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है, ये वर्ड दिया था राम मनोहर लोहिया, एसएम जोशी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स की, इंडिया की कंटेम्परेरी जो अभी लेटेस्ट चल रही है, मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, तो कंटेम्परेरी टाइम में भी कुछ पार्टीज अभी भी चल रही है जो सोशलिस्ट पार्टी में से निकली हुई है। वो कौन कौन सी है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर, ठीक है। अब बताओ सोशलिस्ट पार्टी में कोई कंफ्यूजन? पक्का क्लियर हो गया? ठीक है, बंद करते हैं।